नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। आधे चुनाव निपट चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का नया जुमला ये आया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर ताला लगवा देगी। एक जमाना था जब लिबरल लोग राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाया करते थे कि उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, और अब ये टाइम आया है जब मोदी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो निर्णय पलट देगी और बाबरी मस्जिद फिर से बन जाएगी। इसके अलावा हरियाणा से बड़ी खबर यह आई है कि वहां के 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने, अभी तक भाजपा को वो समर्थन दे रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने की बात की है। मनोहर लाल खट्टर और चौटाला साहब चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहां सरकार संकट में नजर आ रही है। और इसके अलावा कल के चुनाव में क्या क्या हुआ है, महाराष्ट्र में अशोक जी थे, अशोक जी लंबे दौरे पर वहां गए हुए थे, तो काफी सारी वहां से अपडेट्स हैं, गुजरात से अपडेट्स हैं। बने रहिए हमारे साथ, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? प्रणाम सर। कैसी रही यात्रा? यात्रा कैसी रही बेहतरीन यात्रा? रही। और आधे चुनाव के बाद आपकी टिप्पणी क्या है? आधे चुनाव के बाद टिप्पणी मेरी यही है, 180 से 220-25 तक यदि खींच ले भाजपा अपने बलबूते पे, तो एक अच्छा भाजपा के लिए स्कोर होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं तमाम जगह पे घूम के आया हूं। उसके बाद अशोक जी, जो देखा है मैंने, मतलब आप लोग ना, अशोक जी आप लोग इतना अन्याय करते हैं। अगला 400 पार कह रहा है और आप कमबख्त 200 पार पहुंचने को बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात होगी भाजपा के लिए। गलत बात है, एकदम गलत बात। मुझे सरकार नहीं बनानी ना अशोक जी, आपको सरकार बनानी है। हमें जो दिखता है, हमें संजय वाली पत्रकारिता करनी है, नारद वाली नहीं। जो दिखता है वो बताना है। सत्ता पक्ष इससे फायदा उठाए, सत्ता पक्ष इससे आगाह हो जाए, अपने रणनीति में बदलाव करे, या विपक्ष और हमलावर हो जाए, ये दोनों पे हमने छोड़ दिया है। ना हम विपक्ष के लिए बात करते हैं, ना सत्ता पक्ष के लिए। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, क्या चुनाव जनता लड़ रही है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आम आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। आम आदमी की परेशानियों को कोई शब्द देने वाला नहीं। प्रधानमंत्री आते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र मुसलमानों को दिया जाएगा, क्रिकेट टीम में मुसलमान भरे जाएंगे, बाबरी मस्जिद पे ताले, मंदिर पे ताले लगा के बाबरी मस्जिद बन जाएगी, कसाब को कांग्रेस डिफेंड कर रही है। बताइए, कांग्रेस ने कसाब को फांसी दी, कांग्रेस के समय यह हुआ। अब फांसी देने वाले डिफेंड करने लगे हैं, ताले खुलवाने वाले ताले लगाने लगे हैं। मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो यकीनन सत्ता पक्ष भी देख रहा है, और कोई तर्कश का तीर चल नहीं रहा। तो फिर अल्टीमेटली यही है कि आप डिस्क्रेडिट करो विपक्ष को, लेकिन कई बार डिस्क्रेडिट करने के भी कई तरीके होते हैं। आप ऐसे बातों पे डिस्क्रेडिट करोगे कि लोग हंसने लगे। क्या भारतीय क्रिकेट टीम पे कभी जातिवाद और धर्म चला है? क्रिकेट का लंबा इतिहास है भारत का। लोग कहते हैं भारत तो फिल्म और क्रिकेट इस दोनों पे जीता है। हमारे यहां राजनीति हुई है क्रिकेट में, लेकिन किस टाइप की राजनीति? क्षेत्रवाद। मुंबई का कब्जा था पूरे क्रिकेट पे भारत के। तमिलनाडु कई बार हमलावर होता था, कई बार बंगाल हमलावर होता था, कई बार दक्षिण हैदराबाद हमलावर होता था। चुनाव में वोट डलते थे, कभी इनका प्रेसिडेंट कभी उनका प्रेसिडेंट आता था। लेकिन क्रिकेट टीम में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं हुआ कि जिसको खेलना नहीं आता और उसको यूं ही भेज दिया। हमारे यहां क्रिकेट के एसोसिएशन के पदाधिकारी शायद क्रिकेट अंग्रेजी में लिख भी नहीं पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अशोक जी बस मैं जोड़ दूं कि सुनील गावस्कर का बेटा कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाया। ये हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म। और अमित शाह का बेटा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देख रहा है। बताइए आप, अमित शाह के बेटे नहीं होते तो वो कहां होते? एक स्टेडियम के अंदर मैनेजर की भी पोस्ट उनको मिलती क्या? और आप उस गेम को बदनाम कर रहे हैं। सैयद किरमानी देखिए, क्या दोष था उनका? मुसलमान होना दोष? फारूक इंजीनियर पारसी थे, दोष है उनका। नवाब पतौड़ी कैप्टनसी कर गए, दोष था उनका। अजहरुद्दीन ने सेंचुरी पे सेंचुरी मारी,
मुसलमान होना दोष है उसका। सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी शमी नाम के क्रिकेटर का जो बेहतरीन बॉलर है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जिसने 8-8 विकेट लेके पूरा मैच टर्न कर दिया, उसका हाथ ऊपर करके वोट मांगते हैं आप। यदि शमी आपकी बात करता है तो आपको चल जाता है, नहीं तो वो मुसलमान हो जाता है। वर्तमान में 2 मुसलमान प्लेयर है भारतीय टीम में, और वो भारत की टीम की रीढ़ की हड्डी है। प्रधानमंत्री कितने निचले स्तर पे उतर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए कि क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सरदार पटेल के स्टेडियम को अपना नाम देना ठीक है, अपने ही सिपा सलार के बेटे को पूरा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उसके अधीन कर देना ठीक है, लेकिन उस गेम को बदनाम मत करिए। क्या आप क्रिकेट का भी वही करना चाहता है हश्र जो कुश्ती का किया? आपने कुश्ती की मेडल लेने वाली लड़कियों की इस्मत लूट गई, और दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अधीन है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा, और वो गुंडा अपने बेटे को टिकट लेके इतरा रहा। क्या बीजेपी में टिकट पाने के लिए आपके बाप को व्यभिचारी होना ये कंडीशन है? अति हो गई। किसने कसाब को प्रोटेक्ट किया? कौन होता है कसाब को बोलने वाला? आप कहेंगे ये राम विरोधी है क्योंकि उसमें नहीं आए। बाबा साहब आंबेडकर को हमने भारत रत्न दिया। बाबा साहब आंबेडकर तो राम को मानते ही नहीं थे, तब आपने नहीं कहा कि भारत रत्न क्यों दे? क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर से आपको कोई लेना देना, चौधरी चरण सिंह से आपको कोई लेना देना। चुनाव के टाइम पे भारत रत्न आपने बेचे हैं सिर्फ वोट बैंक के तहत। उनको आपके लिए वो एटीएम है, चौधरी चरण सिंह एटीएम, राम एटीएम। मतलब पिछले 1 सप्ताह में जो भाषण का प्रधानमंत्री जी का स्तर रहा है, कल विज्ञापन छपा मराठी अखबारों में सर अशोक जी, पाकिस्तान और वो अलग, कि बटन दबाते समय सोच समझ के दबाइएगा, क्योंकि आपके निर्णय पे जश्न कहां होगा ये तय होगा, पाकिस्तान में या भारत में। मतलब विपक्ष सारा पाकिस्तानी हो गया और सत्ता पक्ष सारा पाकिस्तान में। कौन जाता है आम खाने? कौन शॉल लेके जाता है किसके मां के लिए? बिना शेड्यूल उतर के बिना बुलाए मेहमान पहुंच जाते हैं आप, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान। एक पूर्व मंत्री ने यह कहा कि राहुल गांधी अतिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, और पूरे विश्व में अतिवाद के खिलाफ बोलना जरूरी हो गया है। आपने कहा कि राहुल गांधी को देखना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर बनना पाकिस्तान वाले। अरे पाकिस्तान वाले तो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। जिसके दादी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो दर्द हर पाकिस्तान के दिल में है। कांग्रेस से ज्यादा किसी की नफरत नहीं करते पाकिस्तानी। घर तोड़ दिया उन्होंने, पाकिस्तान को तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पाकिस्तान में 2500 लोग अच्छी बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी हमने तो नहीं कहा कभी। हमें गर्व हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री की पाकिस्तान में भी कसीदे पढ़े जाते हैं। यह है मेरे भारत का प्रधानमंत्री। आपको भी गर्व होना चाहिए था। मेरे यहां विपक्ष में भी ऐसे लोग हैं कि पाकिस्तान में उनके कसीदे पढ़े जाते हैं। यह है भारत। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की खबर औरंगजेब को पहुंची तो उसने तुरंत दरबार बर्खास्त कर दिया और नमाज पढ़ने चले गए, और उन्होंने कहा कि मैं शिवाजी के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो औरंगजेब ने कहा कि हे खुदा, मुझे दुश्मन भी दिया तो सिवा जैसा दिया। क्या बात है, जिसे गर्व करता हूं मैं, क्या बात कि जिसके कैरेक्टर, जिसकी ईमानदारी, जिसके अपने मातृभूमि के लिए लड़ना का साली कोई इस दुनिया में नहीं है। गर्व करता है औरंगजेब अपने दुश्मन पर भी। अरे ये लोग कहा और ये छिचोरापन कहा। चुनाव हार जीत होती है सर, कोई अमर पट्टा लेके कोई नहीं आया। कांग्रेस भी हारी, जनता दल भी आया, वो भी हारा, कम्युनिस्ट ने बहुत राज किया, वो भी हारे। हार जीत राजनीति में चलती जाती है। लेकिन आप
इस लेवल पे चीजों को लेकर मत जाओ कि कल क्रिकेट में नहीं होते हुए भी लोग उसमें ढूंढने लगे हिंदू मुसलमान। बिल्कुल। तो क्या कोटा होगा? ये ओबीसी इतने जरूरी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी क्रिकेट में चाहिए, कोटा रिलीज करोगे आप? और जहां कोटा करना है रिजर्वेशन का, जहां रिजर्वेशन देना है, वहां तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं आप ताकि रिजर्वेशन नहीं देना पड़े। महाराष्ट्र में पीपीपी मोड पे 65,000 स्कूल दे दिए। ये इन्हीं की सरकार है। जो सरकार अपने राज्य में प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे सकती बच्चों को, थू है ऐसे लोगों पे। गुजरात में भी यही हाल है। और क्रिकेट की जब आप बात कर रहे थे, 1983 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, मेरी भी उम्र बहुत कम थी, आपकी भी बहुत कम रही होगी, लेकिन कपिल देव के अलावा अगर किसी 3 खिलाड़ियों को मैं याद कर पाता हूं तो रोजर बिन्नी एक ईसाई, सैयद किरमानी एक मुसलमान, और मदन लाल जाट, हिंदू जाट थे। और इन तीनों ने मिलकर क्या शानदार प्रदर्शन किया था। कोई बस याद कर ले अगर वो दौर, केवल याद कर ले जब वो जश्न मनाया जा रहा था, जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम सेमीफाइनल क्या क्वार्टर फाइनल भी पहुंचेगी। अगर उस समय भी हिंदू मुसलमान सोचा गया होता, मुसलमान समझ के किरमानी को बिठा दिया गया होता, ईसाई समझ के रोजर बिन्नी को बिठा दिया गया होता, रन आउट करा दिया गया होता, तो हमारे देश का क्या हाल होता। मतलब आप कहां कहां धर्म घुसाएंगे, आर्मी में घुसा दीजिए, क्रिकेट में घुसा दीजिए। खैर, हरियाणा से जो खबर आई है अशोक जी, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि हरियाणा में खट्टर साहब को हटाया गया, सैनी साहब को बनाया गया, उसके बाद जेजेपी अलग हुई। जेजेपी के अलग होने पर जिस तरह से गांव में उनका फूल माला हार के साथ स्वागत हो रहा है, उसके वीडियोस लगातार हम देख रहे हैं। जनता घुसने नहीं दे रही है, कह रही है किसान आंदोलन के समय तुमने जो किया था उसके बाद तुम्हारा हक नहीं है कि तुम घुसो वहां पर। और अब 3 निर्दलीय विधायक अलग हो गए हैं उनसे, जो समर्थन दे रहे थे, और कांग्रेस को समर्थन दिया है। मेरे पास जो खबरें आ रही हैं उसमें शायद वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी कर ले। हुड्डा साहब बेहद सक्रिय हैं, उन्होंने मांग किया है कि अब सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि बहुमत खो चुकी है। ये कहीं इशारा करता हुआ आपको लग रहा है कुछ? यकीनन। मैं बार बार कहता हूं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग नेता को मोदी जी ने कहा था 2014 में सत्ता लेने के बाद, 1 साल बाद, मैं नाम नहीं लूंगा उस नेता का, उन्हें कहा कि कैसा चल रही है सरकार, आपका क्या आकलन है? उन्हें कहा कि मोदी जी गुजरात जैसा भारत मत चलाइए। ये अलग तासीर का, कई राज्यों का ये समूह है और हर राज्य की तासीर अलग है। आपने गुजरात में भी जिस हिसाब से तानाशाही रवैये से सरकारें चलाई, अति होने पे चीजें बाहर आती हैं। ज्यादा स्टीम बनने से सेफ्टी वॉल खुल जाता है, नहीं तो कुकर फट जाता है। गुजरात में इस बार लोकसभा चुनाव में जो जिस हिसाब से विद्रोह हुआ, टिकट वापस हुए, प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट करने की भी बात मान नहीं रहे लोग, ये इस बात का द्योतक है कि लोग अति सहन नहीं करते। आपने हरियाणा के जनता को क्या समझा? गुलाम समझा कि वो चुनाव जितवाएंगे ये सोच के कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपको ये रबर स्टैंप उठा के ले आएंगे और रख देंगे वहां पे, और ये राज्य चलाएगा, और वो राज्य चलाने के लिए पूछ हिलाते हुए रोज दिल्ली पहुंचेगा। आप इंडिपेंडेंट का समर्थन लेने के बाद उनको उनकी औकात दिखा देंगे, आप ईडी सीबीआई का डंडा दिखा देंगे। वो हरियाणा है सर, जब सरहद पे जब हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा शव लपेट के हरियाणा में आया है। वो वीरों की भूमि है, वो किसानों की भूमि। यदि एक भाई किसान है तो दूसरा भाई जवान है, फौज। वो लोग एक गुजराती ढोकला खाने के आदी थे। उन्होंने दिया समर्थन। समर्थन देते समय जो उनको बोला गया था शायद वो नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और कहता हूं मैं अशोक जी, ये जो निर्दलीय लोग होते हैं, इनका वजूद बड़ा होता है, इनकी जनमानस पे पकड़ होती है। स्थापित बड़ी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आना, इसके मायने हैं वो जनमानस पे राज करते हैं, उनको जनता के नब्ज पे हाथ है। वो पैरेट ऊपर नहीं है कि पार्टी के इतने वोट मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे और चुनाव जीत जाए।
वो तो अपने बलबूते पे, सिर्फ अपने बलबूते पे जीतते हैं, उनका वजूद ज्यादा है। वो 3 जाना मतलब 3 लोकसभा भी जाना है, याद रखिए आप। 3 अलग अलग लोकसभा से है वो। दूसरी बात, सरकार अल्पमत में आई, क्या सरकार इस्तीफा देगी? यदि किसी दूसरी विपक्ष की सरकार होती तो अभी तक तो प्रधानमंत्री बार बार मंच से कहते नैतिक अधिकार राज्यपाल ने बुला लिया होता, राज्यपाल ने बुला लिया होता स्पेशल लिया सेशन होता। और ये कुछ नहीं करेंगे, अल्पमत की बात भी बोलेंगे, वॉइस वोट से जीत गए जीत गए जीत गए। चंडीगढ़ मॉडल, इनके पास तो सारे मॉडल तय है। चुनाव जीत की सरकार बनाएंगे, चुनाव हारे तो भी सरकार बनाएंगे, अल्पमत वाली सरकार बनाएंगे, अल्पमत वाली सरकार को विश्वास मत प्राप्त करवाएंगे, और फिर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का हाका लगा के लोग इकट्ठा करके अपना समर्थन पूरा करेंगे। ये सेट फॉर्मूला है और पूरा देश जानता है। लेकिन इसका रिपल्केशन लोकसभा की उन 11 सीटों पे होगा, देख लीजिए आप। तो 10 की 10 सीटें पिछली बार जो इनके पास थी, बिल्कुल इस बार वहां झटका हो, और बुरी तरह से झटका पड़ेगा। अच्छा, एक थोड़ा अलग सा सवाल पूछ रहा हूं आखिरी सवाल पूछने से पहले, और मैं तल्ख नहीं होता हूं अशोक जी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिएगा थोड़ा तल्ख होने के लिए। ये कांग्रेस का कचरा जो इकट्ठा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके पीछे क्या है? इससे क्या फायदा होना है? प्रमोद कृष्णन पिछली बार चुनाव लड़े थे, लखनऊ से कितना वोट मिला था सबको पता है। राधिका खेड़ा जी यहां से चुनाव लड़ी थी, दिल्ली से, जनकपुरी से 2200 के आसपास वोट मिला था। मैं बड़ी बातें नहीं करता हूं, लेकिन अगर कांग्रेस के टिकट पर या किसी पार्टी के टिकट पर मैं भी अपने क्षेत्र से लड़ जाऊं तो इससे ज्यादा वोट लेके आऊंगा, ये मेरा दावा है। अब आप हर दौरे के पहले, चुनाव का जो हर राउंड है उसके पहले एक ऐसे व्यक्ति को शामिल कर लेते हो जो जाके फिर हल्ला करना शुरू कर देता है कि राम मंदिर में गया था तो इसकी वजह से मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा था। भले आप चैनल पे पहले कह चुके हो कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मतलब ये जो तमाशा बनाया जा रहा है, और ये लोग भाजपा के लिए क्या एसेट बनेंगे, क्या इनके किस काम आएंगे ये भाजपा के? मतलब इसके पीछे रणनीति क्या है? राहुल गांधी से एक बार बात करने का समय था, तो राहुल गांधी जी ने एक बात बड़ी कही थी कि वी शुड बी थैंकफुल टू मोदी। हमने कहा फॉर व्हाट? फॉर डिटॉक्सिकेटिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे पॉलिटिकल पार्टी में जितना टॉक्सिक था वो सब वो निकाल के ले चले गए। जो लोग, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी आपने कहा कितने लोग लेंगे, सवाल है ये कांग्रेस पार्टी के अंदर बीजेपी के एजेंट थे, ये बाकायदा पैसा लेके काम करते थे। जब पकड़े जाते हैं तो छोड़ देते हैं। अब प्रमोद कृष्णन या प्रमोद त्यागी विधानसभा का चुनाव लड़े, बहुत बुरी तरह से हारे। फिर इनको देखा कि राजनीति में तो कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। फिर इनको लगा लड़े थे शायद पिछली बार। नहीं, पहले तो सबसे पहले तो, अच्छा पहले, अरे साहब, ये भगवा पहनने के पहले तो ये विधानसभा लड़ा था। हाँ, ठीक है, हाँ। और उसके बाद जब ये प्रमोद त्यागी है और फिर ये चुनाव हारे, जब इन्होंने देखा कि ये दुकान पॉलिटिकल ठीक चल नहीं रही है तो दूसरी दुकान धर्म की है, तो उन्हें भगवा पहना। अब भगवा पहन के करेंगे क्या? सब दूर वहां वैकेंसी नहीं थी। तो एक कल की अवतार आने वाला है कलयुग में। जो अवतार आने वाला है उसकी पीठ की स्थापना की इन्होंने, कल की पीठ, क्योंकि बाकी तो पीठ सब स्थापित थे और उसपे स्वयंभू ये पीठाधीश हो गए। लेकिन राजनीति का कीड़ा नहीं गया। भगवा पहन के भी राजनीतिक ज्ञान देते थे। फिर ये सुरजेवाला और ग्रुप में घुस गए, सचिन पायलट, सुरजेवाला, फिर ये प्रियंका गांधी के वहां से इन्होंने लोकसभा का टिकट लिया राजनाथ सिंह के खिलाफ, वहां हारे। उनके बाद ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे कि भगवा अध्यक्ष बन गया। इन्होंने मुझे कहा एक दिन, बोले यार मुझे अध्यक्ष बना देना चाहिए थी, भगवा अध्यक्ष बन गया तो इनके पास जवाब नहीं होगा बोलने का। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि रन्ना सचिन पायलट का कोई बढ़िया हो रहा है,
फिर ये बीच में प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना करके ये मुहिम चलाते रहे, वहां पे कुछ नहीं हुआ। फिर इनको लगा कि कांग्रेस पता नहीं कब सत्ता में आएगी, मेरे दिन कब खुलेंगे, तो एकाएक इनको तब याद आ गया 2 महीने बाद, हे भगवान, राम मंदिर का इनविटेशन था, ये गए नहीं, ये तो रामलला का अपमान कर दिया। रामलला का अपमान हुआ ये समझने में 2 महीने लगे। इतने गिरे हुए आईक्यू के इंसान को भाजपा गोद में बिठा रही, सिर्फ इसलिए बताने के लिए समाज में कि ये सारे कांग्रेसी मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन किसको ले रहे हो आप? राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया कहा था, हमारे पार्टी में कुछ सत्ता के लिए लोग आए हैं, सत्ता नहीं मिली तो चले गए, वो विचारधारा के थे नहीं तो रहेंगे क्यों, चले जाएंगे। दूसरा एक लॉट है कि जो लगातार सत्ता भोग भोग के सत्ता के आदी हो, जब सत्ता में नहीं रहते तो फिर सत्ता की तरफ जाने की इच्छा होती है, भले ही विचारधारा अलग हो। तीसरा एक लॉट है कि जो गन पॉइंट पे जाता है कि साहब हम अरेस्ट हो जाएंगे, ईडी का लफड़ा है, ये है, हमको जाने दीजिए। तब हमने कहा चौथा भी एक लॉट है कि जो दरवाजे पे जाता और दरवाजा नहीं खुला इसलिए वापस आता है। तो उन्होंने कहा कौन? मैंने कमलनाथ, सचिन पायलट, ये वो तमाम लोग हैं वो जो गए, सुरजेवाला इंतजार कर रहे हैं ये डील का फाइनल हो। ऐसे कई लोग हैं जो आधे पाए, और दुख इस बात का होता है यही लोग जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, यही मीडिया देख रहे हैं। राहुल गांधी के अमेठी लड़ने के बजाय रायबरेली लड़ना, इसके ऊपर जब बीजेपी टूट पड़ी कि वो अमेठी से भाग गए, भगोड़े हैं, ये डर गए, फिर उन्होंने दूसरा शुरू किया कि वो प्रियंका को लड़ने ना देना चाहते, भाई बहन को राजनीति में आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, भाई बहन से ईर्ष्या करते हैं। इन तमाम चीजों का काउंटर कांग्रेस से कहाँ आया? क्या कर रहा था कांग्रेस का मीडिया सेल? आप देखिए, मोदी जी के बारे में कोई कुछ कह दे, 1 मिनट के अंदर सोशल मीडिया फ्लड होता है, वो बिल्कुल गन लेके तैयार हो जाते हैं, इधर कहा उधर रिएक्शन दिया। राहुल गांधी को पप्पू करवाने वाले भी यही लोग हैं। राहुल गांधी का नाम पप्पू ये बीजेपी ने नहीं दिया, ये कांग्रेस ने दिया हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी के विचारों से यदि कांग्रेस चले तो कईयों की दुकानें बंद। इसलिए मुझे लगता है ये डिटॉक्सिकेशन कर रहे हैं। भाजपा में एक भ्रष्टाचारी प्रकोष्ठ खुल रहा है, SC ST प्रकोष्ठ, किसान सेल, जो अलग अलग सेल खुलते हैं, वह भ्रष्टाचारी प्रकोष्ठ। क्योंकि भाजपा के साथ प्रॉब्लम है कि जब सत्ता मिलती है तो भ्रष्टाचार कैसा करना है ये भी ठीक से नहीं आता। बताइए, मधेपुरा कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर थे अमित शाह और मात्र 1600 करोड़ रुपए का घपला है। हमारे अजीत पवार एक ही झटके में 17,000 करोड़। तो उनको अजीत लगा पवार वाली यार सीट का क्या हाल है सर? सुनेत्रा पवार वाली सीट का क्या हाल है? वहां सुप्रिया निकल जाएगी सर। जो 11 सीटें थर्ड फेज में हुई उसमें मुझे एक भी सीट एनडीए गठबंधन को मिलती दिखाई नहीं दे रही। कल वीडियोस आए हैं जिसमें पैसा बांटने का और बाकी सबका आरोप लगा अजित पवार जी के ऊपर कि बहुत बटा है, वहां पे धमकियां दी है, पैसा बटा है, बहुत कुछ हुआ। तो सर आखिरी सवाल की तरफ चलता हूं। केजरीवाल जी को लग रहा था कल बेल मिल जाएगी, लेकिन एक तो बेल नहीं मिली, दूसरी जो बात कही गई कि अगर एंट्रिम बेल मिलती भी है तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और दिल्ली में मैं रहता ही हूं, लगातार लोगों से मिलना जाना घूमना होता रहता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर एक सुस्ती, एक पस्ती दिखाई दे रही है। उसके कार्यकर्ता उस तरह से एक्टिव, उस तरह से आक्रामक नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसे में अगर अरविंद जी को बेल नहीं मिलती है, पहले तो कल के डिसीजन पर जो आपका कहना है वो मैं जानना चाहूंगा, और अगर नहीं मिलती है तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को आप कैसे देख रहे हैं? ये आज का आखिरी सवाल है मेरा। जिस बेंच पे अरविंद केजरीवाल का केस चल रहा है उस बेंच से मुझे अपेक्षा नहीं है कि उनको बेल मिल जाए। लेकिन बेंच अपने आप को पाक साफ भी बताना चाहता है, इसलिए वो कहते हैं कि चुनाव के टाइम क्यों किया, ये किया, वो किया। हमारे यहाँ जजेस टिप्पणियां बहुत करते हैं
ऑपरेटिव जजमेंट देते समय वो टिप्पणियां उस ऑपरेटिव जजमेंट में कहीं झलकते हुए नजर नहीं आती। तो क्या कोर्ट के बाहर भाषण भी बहुत अच्छा देते हैं। हाँ, तो क्या टिप्पणियां आप इसलिए करते हैं कि जो अंतिम निर्णय जो आप देने जा रहे हो उसका जो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा उसको बचाने के लिए पहले छुरी छोड़ के? मेरा सीधा सवाल है कि वो कोई क्रिमिनल ऑफेंडर नहीं। ये केस बहुत पुराना है, 1.5 साल पुराना केस है। वो केस जब शुरू हुआ उसके बाद 1 साल तक वो बाहर रहे। 1 साल में उन्होंने किस गवाह को इंपैक्ट करने का प्रयास किया जो आप करेंगे? दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, सारी एजेंसियां केंद्र के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि आप मुख्यमंत्री के अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगे तो वकील ने पूछ लेना चाहिए था कि साहब क्या अधिकार है मुख्यमंत्री के, ये भी बता दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार देने के बाद भी तो नया कानून ला के इन्होंने अधिकार छीन लिए। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का मात्र एक कारण था गुजरात। गुजरात के चुनाव होने तक किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल को जेल में होना था, क्योंकि गुजरात में अरविंद केजरीवाल आम आदमी का फेस है जिसका 12% वोट है। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, यदि अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपने आप को झोंक देते तो कई सीटों पे इंपैक्ट होता। इंडिया मतलब कांग्रेस के भी, और उनकी एक सीट है भरूच की, वो भी। ये लोग डर गए केजरीवाल से। दिल्ली की तो चलो 7 सीटें हैं, वहां 26 सीटें। तो जब तक गुजरात का 3rd फेज में चुनाव नहीं होता अरविंद केजरीवाल को अंदर ही रहना था। और इस पूरे जो प्लानिंग है उसमें एजेंसियां, उसमें न्यायपालिका सभी इन्वॉल्व है। फेयर प्लेइंग फील्ड कहां है? किसी राजनीतिक दल के अकाउंट सीज करो ऐन चुनाव के वक्त, किसी राजनीतिक दल के सुप्रीमो को जेल में डाल दो चुनाव के वक्त, और हजारों करोड़ के गबन करने वाले लोग चुनाव लड़वा रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ स्टेज साझा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनके हाथ से बुके स्वीकार कर रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के हाथ, और फिर कहते हैं कि बताइए। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ये दिल्ली के भी वोटिंग होने तक बाहर आने नहीं देने का प्रयास करेंगे, और दिल्ली का वोटिंग होने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अशोक जी, सत्ता परमानेंट नहीं होती, सत्ता आती जाती रहती है। जब दूसरे लोग सत्ता में आएंगे तब हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, हम उन्हें कोसते रहेंगे कि आइन चुनाव अगर वो के ऐसी टाइम हरकतें करेंगे। हाँ, तो तब हम कोसेंगे कि आइन बीजेपी चुनाव के टाइम बीजेपी के नेताओं को अंदर क्यों किया, क्यों प्रचार में जाने नहीं देना। तब कांग्रेस के प्रवक्ता या जो भी सत्ता में उसके प्रवक्ता कहेंगे बीजेपी ने यही किया सब, तब तो आप नहीं बोले, तब हमें बोलना पड़ेगा, हमने तब भी बोला था और आज भी बोला। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसी को भी हम गलत मानेंगे और आज जो हो रहा है वो भी गलत है, क्योंकि ये प्रजातंत्र नहीं, ये तानाशाही रवैया है। वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहां तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो जो तख्त पे होते हैं उनको अपने खुदा होने का यकीन होता है, और हम जैसे जो पब्लिक के कॉन्सेंस कीपर होते हैं उनको इस बात का यकीन होता है कि तख्त पे जो बैठे हैं वो बदलेंगे जरूर, लेकिन हमारी आवाजें नहीं बदलेंगी। जब भी अन्याय होगा, जब भी हक के खिलाफ कोई बातचीत होगी तो हम उस पर अपनी आवाज उठाएंगे। 2014 के पहले का इतिहास उठा के हमारा देख लीजिए, और अगर सत्ता बदलती है तो 2024 के बाद तो आप देखेंगे ही। अशोक जी, सब जब भी साथ में होते हैं मन करता है घंटे 2 घंटे उनसे बात की जाए। इतना विस्तृत उनका क्षेत्र है, इतनी सारे इलाकों को वो जानते हैं कि उनसे बात करने का मन होता है, लेकिन हमने फॉर्मेट जानबूझ के आधे घंटे का रखा है ताकि एक क्रस्ट बातचीत हो सके और लगातार बातचीत होती रहे। अशोक जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।